हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। पिछला जो वीडियो मैं लेकर आई थी उसमें मैंने 2022 वाला पेपर सॉल्व करवाया था, जो पेपर जनवरी 2022 में हुआ था। उसके पहले जो पेपर हुआ है वह पेपर हुआ है 2021 में, लेकिन वो पेपर आउट हो गया था। आप लोगों को जानकारी होगी इस बात की। और उसके पहले जो पेपर हुआ है वह 2019 में हुआ है। तो 2019 वाला पेपर मैं आज लेकर आई हूँ। तो इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सेट बी है ये। तो चलिए इसमें एसएसटी के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएसटी वाला पार्ट आपका ये है और 60 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? पहला विकल्प दिया गया है समुद्रगुप्त, दूसरा विकल्प दिया गया है बिंदुसार, तीसरा विकल्प है अशोक और चौथा विकल्प है चंद्रगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। और इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त के काल में हुआ। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। सुदर्शन झील जो है ये गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पहला विकल्प है नरवर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन, तीसरा है प्रभाकर वर्धन और चौथा है आदित्य वर्धन। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो ये नरवर्धन के नाम से प्रारंभ होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नरवर्धन। उत्तरी भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति राजवंश का उदय हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देखते चलिएगा साथ में, जो इंग्लिश में पेपर को हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? पहला विकल्प है आहार संस्कृति, दूसरा है कायथा संस्कृति, तीसरा है जोरवे संस्कृति और चौथा है मालवा संस्कृति। तो कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो वह है कायथा संस्कृति। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और ये जो उत्तर मैं आपको बता रही हूँ ये आपको मैं ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रही हूँ। आपको मैं ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें डाउट होता है, तो मैं आपको ऑफिशियल आंसर की भी अभी दिखाऊंगी। और ये सभी उत्तर मैं उसी के अनुसार बता रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। पहला विकल्प है 10 राजतंत्र शासन में, दूसरा है 2 शासन तंत्रों में, तीसरा है 20 राजतंत्र शासन में और चौथा है 16 महाजनपद व गढ़ राज्यों में।
तो मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तरी भारत को 16 महाजनपदों और गढ़ राज्यों में विभाजित किया गया था। महाजनपद 16 साम्राज्यों या कुलीन वर्गों के गणतंत्र थे जो प्राचीन उत्तरी भारत में 16वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण के दूसरे चरण के दौरान विकसित हुए थे। तो आपको याद रखना है 16 महाजनपद व गढ़ राज्यों में उत्तरी भारत विभक्त था। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा विकल्प है जहांगीर और चौथा विकल्प है बाबर। तो आराम बाग जो है ये मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये है कहाँ पर, तो ये आगरा में है। आराम बाग जो है ये भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है जो ताजमहल के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में स्थित है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा विकल्प है गांधी जी। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य होम रूल आंदोलनों की तर्ज पर एक आंदोलन था। तो ये भी याद रखिएगा। और शुरुआत पूछी गई है किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है अगले प्रश्न में। सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होगा। लिखा है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इन्हें तीसरे से मिला देंगे। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की, इन्हें पहले से मिला देंगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है और एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना समाज की। अब ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आप मिला लीजिएगा पहले, फिर टिक कीजिएगा। इस तरीके के प्रश्नों में जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? पहला विकल्प है कल्पना दत्त, दूसरा है मैडम भीकाजी कामा, दूसरा विकल्प है एनी बिसेंट और चौथा है प्रीतिलता वाडेकर। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। भीकाजी कामा को मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के एक प्रश्न जो है 99 नंबर का है। पहले अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? पहला विकल्प है कल्हड़, दूसरा है बिलहड़, तीसरा है जलहड़ और चौथा है कालिदास। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कल्हड़। इनकी एक कृति याद रखिएगा, राज तरंगिणी। ये पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है कल्हड़।
1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कलहर द्वारा संस्कृत में लिखित प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक कालक्रम राजतरंगिणी अपनी तरह का सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक कार्य माना जाता है, और यह आरंभिक काल से लेकर कश्मीर क्षेत्र में इसकी रचना की तिथि के इतिहास के पूरे काल का वर्णन करता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? पहला विकल्प है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है इल्तुतमिश। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की यानी सानी की? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, फिर से पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं सभी एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी निकलती है? पहला विकल्प है नासिक से, दूसरा है बैतूल से, तीसरा है अमरकंटक से और चौथा है महाबलेश्वर से। तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है? पहला विकल्प है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, दूसरा है लाल सागर अरब सागर, तीसरा है भूमध्य सागर लाल सागर और चौथा है भूमध्य सागर अरब सागर। तो स्वेज नहर जो है एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब इसमें क्या पूछा गया है? स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से भी जोड़ती है, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, भूमध्य सागर लाल सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विकिरण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? पहला विकल्प है बादल युक्त आकाश, दूसरा है शांत एवं स्थिर वायु, तीसरा है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। अब नीचे जो कूट दिया गया है इसका सही प्रयोग करके हमें उत्तर बताना है। तो पूछा गया है कि कौन सा ताप विकिरण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो शांत एवं स्थिर वायु, यानी केवल बी आपका सही है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय का पठार विस्तार है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तिब्बत का पठार। तो पूछा गया है कि मेघालय का पठार विस्तार है, किसका विस्तार है ये पूछा गया है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पहला विकल्प है हिमनदी, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है पवन और चौथा है नदी। तो कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है यानी बालू टिब्बों के लिए? तो वह होती है पवन। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पहला विकल्प है मध्यमंडल, दूसरा है समताप मंडल,
तीसरा है तापमंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत पूछी गई है तो वह होती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती हैं। और क्षोभ मंडल के ऊपर होती है समताप मंडल, और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और जो हवाई जहाज होते हैं वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। मौसम संबंधी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत कौन सी है, तो समताप मंडल है, साथ में ये भी याद रखिएगा। अब आप लोगों को जो जितनी भी परतें हैं उनका क्रम भी याद रखना है। पृथ्वी के सबसे समीप होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद होती है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती हैं, इनका क्रम भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है? पहला विकल्प है कनारी धारा, दूसरा है लेब्राडोर धारा, तीसरा है क्यूरोसिया धारा और चौथा है कुराइल धारा। तो गर्म धारा पूछी गई है, तो क्यूरोसिया धारा ये गर्म धारा का उदाहरण है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। पहला विकल्प है जल परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन और चौथा है वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता साधन पूछा गया है परिवहन का, तो जल परिवहन होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जल परिवहन जो है ये भारी और बड़े सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती नदी है। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा विकल्प है यमुना, तीसरा है गोदावरी और चौथा है सतलुज। तो पूर्ववर्ती नदी है सतलुज, चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। पहला विकल्प है जलमंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है पपड़ी यानी क्रस्ट और चौथा है स्थल मंडल। तो पृथ्वी की बाह्य परत पूछी गई है, तो इसे कहते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, या पपड़ी भी शुद्ध भाषा में कह देते हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए थे? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है इंग्लैंड। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए फ्रांस गए थे। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, फ्रांस। अब G7 के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, और ये 7 प्रमुख विकसित देशों से मिलकर बनी एक संस्था है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत अतिथि के तौर पर भारत को निमंत्रित किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
पहला विकल्प है 31, दूसरा है 33, तीसरा है 34 और चौथा है 30। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? 34, 34। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? पहला विकल्प है दिसंबर 2014, दूसरा है नवंबर 2015, तीसरा है दिसंबर 2015 और चौथा है नवंबर 2014। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ नवंबर 2014 में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो एक्ट ईस्ट नीति है, ये विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक प्रयास है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। पहला विकल्प है 10वीं अनुसूची में, दूसरा है 11वीं अनुसूची में, तीसरा है 12वीं अनुसूची में और चौथा है 9वीं अनुसूची में। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला विकल्प है के सुब्बा राव, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है डॉक्टर बी एन राव और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर बी एन राव। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पहला विकल्प है लोक लेखा समिति, दूसरा है कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति और चौथा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वह है प्राक्कलन समिति। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? पहला विकल्प है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है नगर निगम। तो 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी ABC सम्मिलित हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गईं? पहला विकल्प है केंद्र को, दूसरा है राज्य तथा केंद्र को, तीसरा है स्थानीय निकायों को और चौथा है राज्य को। तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं केंद्र को। पहला विकल्प सही हो जाएगा केंद्र। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? पहला विकल्प है 1977 में, दूसरा है 1978 में, तीसरा है 1979 में और चौथा है 1976 में। तो वर्ष 1976 में अधिनियमित संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय निवासियों के लिए मूल कर्तव्यों की गणना की गई थी। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा 1976। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज गठन किस वर्ष हुआ? पहला विकल्प है 1968, दूसरा है 1959, तीसरा है 1987 और चौथा है 1972। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ 1959 में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो पंचम सवारी ताल या ताल स्वरूप है जिसमें 15 तालें या मात्राएं होती हैं और 4 विभाजनों में वितरण समान नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश का गान रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता पूछे गए हैं। पहला विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा विकल्प है अमीर खुसरो और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता पूछ लिए जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये बंगाली उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। और अमीर खुसरो, इन्हें कव्वाली का जनक कहा जाता है और अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है, तो ये तो आपको बता ही दिया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राग भैरव का गायन समय क्या है? पहला विकल्प है दोपहर, दूसरा विकल्प है सायंकाल, तीसरा है रात्रि और चौथा है प्रातः काल। तो राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल, मॉर्निंग में। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्रातः काल। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। पहला विकल्प है 10:1, दूसरा है 15:1, तीसरा है 20:1 और चौथा है 5:1। तो सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्गीकरणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। पहला विकल्प है मृदा संरचना, दूसरा है मृदा कणाकार, तीसरा है मृदा समूह और चौथा है मृदा समुच्चय। तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्गीकरणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहा जाता है? मृदा कणाकार। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मृदा जो कणाकार होता है इसमें मिट्टी में रेत, गाद या मिट्टी का सापेक्ष अनुपात है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? जो लोग सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि कब भारी चलने लगती है। पहला विकल्प है बेल्ट बहुत ढीला होने पर, दूसरा है प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर, तीसरा है शटल में धागा अटक जाने पर और चौथा है तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। तो यदि सिलाई मशीन में तेल की कमी हो गई है और सही से उसे साफ नहीं किया गया है तो वह बहुत भारी चलती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो लोग सिलाई करते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला विकल्प है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है ऑस्टियोमलेशिया और चौथा है रिकेट्स। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से जो रोग हो जाता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? पहला विकल्प है हीमोग्लोबिन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है लिपोप्रोटीन और चौथा है हीम। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व पूछा गया है तो वह होता है ग्लोबिन। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? पहला विकल्प है मांटेसरी,
दूसरा है डाल्टन, तीसरा है हार्बर्ट और चौथा है फ्रोबेल। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आजकल यूरोप और भारत में जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है, यानी किस जर्मन शास्त्री की। अब इसमें हार्वर्ड का नाम पूरा नहीं दिया गया है और इसकी आपको मैं ऑफिशियल आंसर की दिखाती हूँ। 129 नंबर का प्रश्न है और सेट बी है। ये रही आंसर की, सेट बी है और ये जो प्रश्न है वो है 129 नंबर का, ये वाला। इसमें जो आंसर माना गया है वह तीसरा विकल्प माना गया है, हार्वर्ड। लेकिन यदि आप देखते हैं कि यूरोप और भारत में जो किंडरगार्टन पद्धति प्रचलित है उसके जो संस्थापक हैं वह फ्रोबेल हैं, तो इसका आंसर फ्रोबेल होना चाहिए। ये भी जर्मन शिक्षक थे और इन्होंने किंडरगार्टन का आविष्कार किया था, लेकिन इसमें हार्वर्ड सही माना गया है। तो दोनों ही बातें आप याद रखिएगा। ऑफिशियल आंसर की में हार्वर्ड सही है, लेकिन इसका उत्तर फ्रोबेल भी हो सकता है और मेरे हिसाब से इसका उत्तर फ्रोबेल ही होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में हार्वर्ड माना गया है। मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनमें डाउट है। एक दो प्रश्न अभी और भी हैं जो मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से भी दिखाऊंगी और अपने अनुसार भी आप उसका उत्तर देखिएगा कि क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना विधि आधारित है। पहला विकल्प है सुनने पर, दूसरा है देखने पर, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है करके सीखने पर। तो योजना विधि जो है ये आधारित है करके सीखने पर। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई। पहला विकल्प है विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरा है वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट और चौथा है मानव विकास रिपोर्ट। तो समपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मगर, डॉल्फिन, गैंगेटिका, तीसरा है कछुआ और चौथा है घड़ियाल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है डॉल्फिन गंगेटिका। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पहला विकल्प है 1986, दूसरा है 1990, तीसरा है 1980 और चौथा है 1988। तो किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1980। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 1980। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है मीथेन और चौथा है नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, तो वह नहीं है नाइट्रोजन। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? पहला विकल्प है कीटनाशक रसायन, दूसरा है मृदा अपरदन रोकना, तीसरा है जैविक खाद और चौथा है फसल चक्र। तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है कीटनाशक रसायन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? पहला विकल्प है फॉरएवर हायर, दूसरा है ऑल्टियस सीटियस फोर्टियस, तीसरा है यह बदलता रहता है और चौथा है एवर ऑनवर्ड। तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श नारा है 3 लैटिन शब्दों से बना है। कौन कौन से? ऑल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है।
पहला है प्रदीप खालको, दूसरा है पुलेला गोपीचंद, तीसरा है दारा सिंह और चौथा है विशेष भृगुवंशी। तो इस प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत इसमें दिया गया है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार विशेष भृगुवंशी को भी मिला है, पुलेला गोपीचंद को भी मिला है, और यदि इसमें नहीं लगा होता तो प्रदीप खालको को भी नहीं मिला है और दारा सिंह को भी नहीं मिला है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? इसके विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें आपका आंसर जो बताया गया था वह बताया गया था पुलेला गोपीचंद। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती है। या तो ये पूछा जाता कि कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं है, तब भी इसमें दो विकल्प ऐसे दिए गए हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, और यदि पूछा गया है कि कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है तो इसमें दो लोगों को, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इन दोनों लोगों को मिला है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 4। तो मनोरंजन के कितने प्रकार हैं? आपके ऑफिशियल आंसर की में 5 बताए गए हैं। पहला विकल्प इसमें सही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है वज्रासन, दूसरा है ताड़ासन, तीसरा है चक्रासन और चौथा है सुखासन। तो घुटनों की शक्ति के लिए वज्रासन किया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है आसाम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मध्य प्रदेश। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? मणिपुर में। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरहर की संकर किस्म है? पहला विकल्प है यूपी AS 120, दूसरा है ICPH 8, तीसरा है बहार और चौथा है ICPL 87। तो अरहर की संकर किस्म पूछी गई है ICPH 8। इसमें आपका जो विकल्प सही है वह हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? पहला है वेजिटेबल फोर्सिंग, दूसरा है फ्लोटिंग गार्डनिंग, तीसरा है किचन गार्डनिंग और चौथा है ट्रक गार्डनिंग। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि कहलाती है वेजिटेबल फोर्सिंग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? तो मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहला विकल्प है एकांतर, दूसरा है समोच्च, तीसरा है वर्गाकार और चौथा है षटभुजाकार। तो बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? वह है समोच्च। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है, समोच्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन व खनिज और चौथा है लवण। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व कौन कौन से हैं? विटामिन व खनिज, लवण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? पहला है भूनना, दूसरा है तलना, तीसरा है सेंकना और चौथा है उबालना। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि उबालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, दूसरा है वसा के पाचन में, तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में और चौथा है प्रोटीन के पाचन में।
तो ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का नाम है तो वेरियोला वायरस है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है पसली की हड्डी टूटने पर, दूसरा है सामान्य मूर्छा आ जाने पर, तीसरा है टांग की हड्डी टूटने पर और चौथा है रोगी के पानी में डूबने पर। तो सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति यानी रोगी के पानी में डूबने पर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था आपका 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।